Hello, dear student. Myself Hital Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 18. प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ये क्या है? तो प्राइस राइज क्या है? तो प्राइस राइज वो है जो भारत की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के पैकी की एक बहुत बड़ी जो प्राइस राइज है वो बहुत बड़ी एक समस्या है। अर्थतंत्र के अंदर हर एक क्षेत्र के अंदर ये जो प्राइस राइज है वो सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती है, जिसके कारण क्या होता है कि अर्थतंत्र के अंदर हमेशा ही ये जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा आगे रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ है वो लेनी होती है जिसके कारण हमारे पास जो इनकम है वो अच्छी तरह से नहीं होती। तो इसी तरह से ये जो इनकम है उसे हमें किस तरह से इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि ये जो रीज़न ऑफ प्राइस राइज के हैं उसके बारे में हमने देखा था, जिसके अंदर उसके दो पार्ट थे। एक तो था अर्थतंत्र में जो चीज़ वस्तु होती है, यानी कि जो बाय फीलिंग डिफाइंड रिप्लेसमेंट यानी जनरेटेड नाउ मनी। दूसरा था इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी और इस तीसरा था इन डिक्रीज रेट ऑफ द मनी। तो इसके अंदर हमने देखा था कि ड्यू टू लेक ऑफ इंस्टेंट इंक्रीजन इन पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सर्विस इकोनॉमी। तो ऐसे अर्थतंत्र के अंदर जो चीज़ वस्तु है, सेवाएं हैं, उसका तात्कालिक उपाय करने के लिए ये जो प्राइस राइट है वो रिजनेबल बन जाता है। इसी तरह से हमने इसका पहला जो रीज़न है उसको हमने देखा था। जो पहला रीज़न था वो था इंक्रीज इन माइनॉरिटी सप्लाई। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको करा ही चुकी हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि पॉपुलेशन ग्रोथ। तो बस्ती वधारा जो है उसके बारे में देखेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? ये जो सेकंड रीज़न है प्राइस राइज का वो यही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट रेट ऑफ 1.9% इन इंडिया। भारत के अंदर सरेराश 1.9% हर एक समय पे ये जो बस्ती है वो बढ़ने लगी है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 121 करोड़ इन 2011। 2011 के अंदर भारत की जो बस्ती है वो कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। तो बिकॉज ऑफ स्पीडी इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन 2001 इन इंडिविजुअल इन कंडीशन इन डिमांड एंड सप्लाई वॉज क्रिएटेड विच लेड इन स्टोरेज ऑफ सप्लाई लोडिंग एट प्राइस राइज। तो ये जो 2001 से देश की कुल बस्ती में सबसे ज़्यादा ये जो बढ़ावा है वो आया है, जिसके कारण जो चीज़ें हैं, जो वस्तु हैं, उसकी सेवा का मांग का जो बढ़ावा है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसके कारण उसका जो पुरवठा है, उसकी स्थिति है वो असंतुलित होने लगी, जिसके कारण ये जो बस चीज़ें हैं उसकी अछत हमारे सामने आएगी, जिसके कारण क्या हो गया? तो उसकी सप्लाई करने में, लोडिंग करने में ये जो प्राइस राइज है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा। तो देखा आपने किस तरह से ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा। इसी तरह से हमने देखा ही था चैप्टर नंबर 17 में कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के कारण ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने लगा और पॉवर्टी के कारण ये जो प्राइस राइज है वो भी बढ़ने लगा। तो इसी चैप्टर में यही समझा रहे हैं। इसी तरह से थर्ड रीज़न है वो है इंक्रीज टू एक्सपोर्ट, यानी कि जो निकास होता है विदेशों में उसमें बढ़ावा बढ़ने लगा। तो किस तरह से? तो विदेशी बाज़ारों के अंदर, देशों के अंदर पैदाशों की मांगों में सबसे ज़्यादा बढ़ावा होने लगा। सरकार के द्वारा निकास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पगले बढ़ाने पड़े, जिसके कारण क्या हुआ कि निकास की जो चीज़ें हैं, जो वस्तु है, उसको स्थानिक और आंतरिक बाजार में उपलब्धता घटने लगी, जिसके कारण अछत है वो बढ़ने लगी। किस तरह से? तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स रीजन ऑफ द फॉरेन मार्केट, सो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई अगेंस्ट डिमांड लॉस ऑफ प्राइस मीन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसकी शॉर्टेज होने लगी, जिसके कारण ये जो मांग और पुरवठा है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट हुआ। इसके कारण ये जो प्राइस राइज है वो बढ़ने लगा। तो अभी हमने ये जो 3 रीज़न हैं वो किए। इसके बाद का जो रीज़न है वो अवेलेबिलिटी ए रॉ मटेरियल एट हाई कॉस्ट, यानी कि ये जो कच्चा माल है वो हमें
कितनी कीमत में, तो हाई कॉस्ट में हमें उसे लेना पड़ता है। तो किस तरह से, तो स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल लीड्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, सो प्राइस राइज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज। On the other side, consumer of produced good are some workers and common people. So, कच्चे माल की जो अछत है, यानी कि जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो कम पड़ने पर क्या हुआ, तो कम पड़ने पर उसकी जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगती है, और वो जो वस्तु का उत्पादन है उसमें खर्च है वो भी बढ़ने लगता है। अंत में क्या होता है, वो चीज़ है उसकी कीमत बढ़ जाती है। दूसरी बाजू क्या होता है, तो ये जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसकी ग्राहकों और कामदारों की प्रजा के द्वारा और जो खरीद सकती है वो घटने लगती है, और वेतनधारी की जो मांगनी है वो कम होने लगती है, और वो संतोष में भी नहीं आती, जिसके कारण क्या होता है कि उसके उत्पादन का जो खर्च है वो बढ़ा दिया जाता है, और वापस से ही यहाँ पे ये जो प्राइस राइज है वो सबसे ज़्यादा आ जाता है। इसी तरह से ये जो प्राइस राइज का जो हम देखें तो दस बिकॉज साइकिल और प्राइस कीप्ट इन गोइंग ऑन, तो ये जो भाव वृद्धि का जो चक्र है वो ऐसे ही चला करता है। क्लियर। इसके बाद है फिफ्थ, उसका रीज़न है कि यूजर्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन करेंसी, यानी कि ब्लैक मनी है, यानी कि कभी भी जो है कि यूज ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन करेंसी, यानी ब्लैक मनी क्या है, तो उसके बारे में हम देखें तो इन ऑर्डर टू सेव टैक्स मनी इन इकोनॉमिकली, तो सरकार के द्वारा जो सरकार को देने लायक जो करवेरा होता है उसको बचने के लिए आर्थिक व्यवहार के हिसाब के चोपड़े में उसे नहीं चढ़ाया जाता है, जिसके कारण लोग हैं वो ऊंची आवक और सबसे बड़ी जो अपनी आवक को छुपाने के लिए हिसाब के चोपड़े में जो ना चढ़े उसके लिए क्या किया जाता है, तो उस पे जो करवेरा है वो ना चढ़े उसके लिए बिन हिसाबी आवक को ब्लैक मनी, यानी कि ब्लैक मनी के रूप में देखा जाता है। इसी तरह से ये जो ब्लैक मनी धराते हुए जो लोग हैं वो सर्विस टैक्स, यानी कि आवक वेरा जो हम देखें तो इन सभी से वो पकड़ा जाए उनका डर उन्हें लगा ही रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो संग्रह करने की उनकी जो शक्ति है उसको वहली से वहली तक से हमें उसे सुलझाना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो ब्लैक मनी है यानी कि नॉन रजिस्ट्रेशन करेंसी है उसको किस तरह से हमें पकड़ना चाहिए उसकी यहाँ पे बात है, जिसके कारण भी कभी कभी ये जो बिन जरूरी चीज़ें होती हैं उसका भी ये जो ब्लैक करेंसी है उसका भी भाव वधारे में यानी कि प्राइस राइज में उसका भी पोषक द्रव्य बढ़ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे 10 ब्लैक मनी हैज़ बीन सपोर्टिव फॉर प्राइस राइज। ओके, तो देखा ये सारे जो रीज़न है वो किसके हैं, तो प्राइस राइज के। इसके बाद का जो रीज़न है वो है प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट के द्वारा जो भाव वधारा है प्राइस राइज से वो बढ़ाया गया। किस तरह से, तो सरकार ने समय सर ही द गवर्नमेंट इंक्रीज सपोर्ट प्राइसेस तो प्रोटेक्टरी प्रोडक्ट्स, तो सरकार के द्वारा वहीवटी आदेश बाहर पाड़ के जो पेट्रोलियम पैदाशें रासायनिक खातर हैं यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, स्पोर्ट्स प्राइस हैं, ऐसे अलग अलग जो कृषि के एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, ये सारे भावों को वो बढ़ा के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज ड्यू टू स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इन फील्ड टू डेबिट। तो इसी तरह से सरकार के द्वारा ऐसी चीज़ों में ये जो प्राइस राइज है वो गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया जाता है। ठीक है, समझ गए आप किस तरह से सरकार है यानी कि प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी चीज़ों में जो प्राइस राइज है वो बढ़ाया जाता है। तो एक तो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दूसरा है कि केमिकल फर्टिलाइज़र, तीसरा है स्पोर्ट प्राइस एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ओके, इसी तरह से 7th है कि नेचुरल फैक्टर्स, ये जो कुदरती परिबल हैं वो क्या है, तो अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, धरतीकंप है, कभी कभी ये जो रोगचाला है वो सारी और बढ़ने लगता है, जिसके द्वारा जो कुदरती आफतें हैं उसके कारण युद्ध और तूफान, आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक अशांति के कारण से ताड़ाबंदी जैसे मानवीय परिबलों के कारण भी ऐसे जो उत्पादन के जो दर है वो घटने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो पुरवठे हैं उस पर विपरीत असर दिखने को मिलती है।
पुरवठे को घटाने के लिए, उसके पैसे को बढ़ाने के लिए उसको स्थिर रूप से चीज़ वस्तुओं का योग्य दबाण देके भाव सपाटियों में बढ़ाया जाता है। क्लियर? किस तरह से यहाँ पे ये जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो अलग ही निकल के आते हैं। स्टेबल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोसेस ऑफ डिमांड ऑफ कम्युनिकेशन रिजल्ट इन फाइस ऑफ प्राइस रेवल। इसके बाद का जो 8 रीज़न है वो कौन सा है? तो 8वां रीज़न है स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। ये जो कभी हम देखते हैं ना स्मगलिंग, कुछ लोग ऐसे स्मगलिंग करते हैं, कोई होर्डिंग करते हैं या ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, तो किस तरह से ये कार्य है वो होता है। तो कभी कभी बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आयात करने या ज़कात वाला जो देश होता है, यानी कि many time due to high import duty rate as well as control in import of registration in export, तो कभी कभी ऐसी चीज़ों के अंदर उनका नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। तो क्या हो जाता है, तो इनके इरादे चोरी छुपी से कभी कभी जो सरकार के जो वेरा है वो नहीं बनने का टाइम, कभी कभी उनको मांग को अलग रूप से यहाँ पे दिखने को मिलता है। कभी कभी वो पैसा ना भर के विदेशी माल सामान है वो देश के अंदर लेके आते हैं, उसे हमें स्मगलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से भविष्य के अंदर जो भाव की वृद्धि है वो बढ़ने वाली हो, ठीक है, अगर भविष्य के अंदर जो भाव है उसकी वृद्धि अगर बढ़ने वाली हो तो उसको अटकाने के लिए ऐसी अफवाहों को या ऐसी आगाहियों के कारण भविष्य के अंदर जो प्राइस राइज है वो बढ़ने वाला हो, तो उसके लाभ को रक्षण लेने के लिए समाज के अंदर हर एक वर्ग, व्यापारी और उत्पादकों को, ग्राहकों को, वस्तुओं को, जत्थे को हर एक समय में हम देखें तो उसकी क्या करते हैं, तो होर्डिंग करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, तो होर्डिंग कहेंगे। परिणाम उसका क्या होता है, तो वस्तुओं के पुरवठे का जो दबाण है वो पाता है, कृत्रिम जो अछत है वो खड़ी हो जाती है। कभी कभी बाजार के अंदर बड़े भावों को पाते हुए जो पैसा है वो छोटी मात्राओं में उसकी प्रजाओं को गैर लाभ मिलता है, जिसे हम जो नफ़ाखोरी है वो हम कहते हैं, यानी कि होर्डिंग है वो हम कहते हैं। इसी तरह से हम देखें तो ये जो स्मगलिंग है, होर्डिंग है और ब्लैक मार्केटिंग है जैसी अनिष्ट प्रवृत्तियों के द्वारा बाजार के अंदर जो चीज़ें हैं उसकी अछत हो जाती है और अंत में ये जो प्राइस राइज है वो बढ़ने लगता है। तो ये भी इसका एक फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण ये जो प्राइस राइज है वो बढ़ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से हमने यहाँ पे ये जो प्राइस राइज के रीज़न है 8 वो हमने देखा। एक तो था इंक्रीज इन मंथली सप्लाई, दूसरा था पॉपुलेशन ग्रोथ, तीसरा है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, चौथा है अवेलेबिलिटी एंड रॉ मटेरियल एट हाई कॉस्ट, दूसरा है यूजेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन करेंसी यानी कि ब्लैक मनी, 6th है प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट, उसके बाद है नेचुरल फैक्टर्स और 8 है स्मगलिंग, होर्डिंग्स एंड ब्लैक मार्केटिंग। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे ये जो अलग अलग तरीके से ये जो इन सभी चीज़ों की जो प्राइस राइज है वो बढ़ने लगी है, उसके लिए उसको नियंत्रण में लाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वाई प्राइसेस शुड बी कंट्रोलेड, तो ऐसे भाव नियंत्रण को किस तरह से नियंत्रण में लाना। तो कंटिन्यूस प्राइस राइज कंसिस्टेंसी जो कंटिन्यूली अगर ये जो प्राइस राइज है उसका जो रेट है वो बढ़ता जाए तो अर्थतंत्र पे और समाज के लोगों पे, जनजीवन पे व्यापक और दूरगामी और विपरीत असर होती है, जिसके कारण क्या होता है, टू अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ नीड टू प्राइस कंट्रोल हैज़ अर्सिन, यानी कि ऐसी जो उनकी प्राइस राइज की जो असरें हैं यानी कि उसको बचने के लिए, यानी कि ये जो उसके जो रीज़न है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो आवश्यकता खड़ी हो जाती है, जिसके कारण कुछ यहाँ पे शॉर्ट में हमें समझाया गया है। कहाँ पे समझाया गया है कि पीछे के पेज में आप आए, पेज नंबर 148 पे आप देखें तो कुछ पॉइंट्स है 1 से लेके 6 तक पॉइंट बताए गए हैं। उस पॉइंट में अंदर दिखाया है कि किस तरह से हमें ये जो प्राइस राइज है उसको हमें कंट्रोल में लाना चाहिए। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।